चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 2025 में फिजिक्स के पूछे जाने वाला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या। तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ओम के नियम। ओम के नियम को लिखें और सत्यापन करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। ओम के नियम लिखे और लिखने के बाद इसको सत्यापन करने के लिए। तो ओम के नियम क्या होता है, सबसे पहले इसे हम लोग जाने। तो पहले देख लेते हैं, जो हमने लिखा है उसको पढ़ के आपको सुनाते हैं क्या होता है ओम के नियम। अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? देखिए, ये एक चालक तार है। यह एक चालक क्या है? तार है। यह एक चालक तार है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्रम में क्या हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और टेम्परेचर, इसमें जो टेम्परेचर है, अगल बगल के टेम्परेचर एक समान रखा गया है, चेंजिंग टेम्परेचर नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर मान लें कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो इसमें 3 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। अगर 4 एम्पियर की धारा प्राप्त किया जा रहा है तो इसमें 6 वोल्ट के एम्पियर हो रहा है। और अगर 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो इसमें 8 वोल्ट हो रहा है। कहने का मतलब 2 से 3 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, और क्या 6 से क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसमें बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और ये घट रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? घट रहा है। तब ओम के नियम यही कहता है कि कोई भी चालक तार रहेगा, ताप अचर रहेगा, तब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है ना। चलिए, ओम के नियम से हमें एक चीज और प्राप्त क्या होता है? V बराबर IR। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ओम्स लॉ पर आधारित है, तो V बराबर IR। फिर पूछेगा है ना, इसे सत्यापन करने के लिए, क्या करने के लिए? सत्यापन करने के लिए। इसे सत्यापन करने के लिए तो कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, है ना। और ग्राफ बनाने से पहले ध्यान से देखिए क्या करने पड़ेगा आपको, है ना। सबसे पहले आप एक वायर लीजिए, इसमें बैटरी को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या होगा? आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। क्या कीजिए? विद्युत धारा प्रवाहित कर जाएगा। वोल्ट मीटर लगा दीजिए इसमें, है ना। यहाँ पर विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सब लिख देंगे कि बैटरी है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ से विद्युत धारा चल रहा है। यहाँ पर ए मीटर भी लगा है, जो क्या करेगा? विद्युत धारा की माप करेगा। इसके बाद आप ग्राफ खींचिएगा, इस पर रख दीजिए आप 1 2 3 4 MI रख दीजिए विद्युत धारा के मान। अब इस पर आप भी लिख दीजिए, है ना, 1 2 3। तो देखिएगा कि 1 एम्पियर की धारा भेजा जाएगा तो 1 वोल्ट की विभवांतर दिखाई देगा। अगर 2 एम्पियर की धारा रहेगा तो 2 वोल्ट का दिखाई देगा। अगर 4 के रहेगा तो इस भी 4 रहेगा, या 2 का ए रहेगा तो ए रहेगा 4 का, है ना। अगर ए 3 का रहेगा तो रहेगा 6 का। कहने का मतलब है या तो बढ़े या तो ज़्यादा ही रहेगा तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन बढ़ेगा तो एक जैसा ही बढ़ेगा। जितना एम्पियर बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा उसके अनुसार। तो इससे ग्राफ खींचने से सीधा प्राप्त होता है। क्या होता है? सीधा रेखा मिलता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि ओम नियम का सत्यापन हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ओम नियम के सत्यापन किस तरह से किया जाता है, इसकी ग्राफ के थ्रू हम आप लोग को बताएंगे। आप ओम के नियम याद रख लीजिए, 2 मार्क्स आपका क्लियर हो गया, है ना। कि अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उनके सिरा में विभवांतर के समानुपाती होता है ना। जहाँ आर जो होता है ना,
R=1 ले लिया जाएगा तो प्रतिरोध काची हो जाएगा, चालक तार का प्रतिरोध जिसको कहा जाता है ओम कन्या V बराबर IR होता है। R को 1 लिया जा रहा है, कांस्टेंट मान लिया जाए तब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत फ्यूज क्या। तो हम लोग देखेंगे विद्युत फ्यूज होता क्या। तो आप शॉर्टकट एक बात समझ लीजिए, है ना, कि आपके घर में बहुत सारे डिवाइस लगा हुआ, पंखा, कूलर, टीवी, है ना, तो ये सब एक बोर्ड की सहायता से चलता है। उस बोर्ड में ही एक फ्यूज लगा होता है जिसे निकाल देने पर क्या होता है कि आपके घर का लाइन कट जाता है। तो वही विद्युत फ्यूज है ना। इसमें क्या होता है कि एक तार लगा होता है, क्या लगा होता है, तार लगा होता है जो मिश्र धातु का होता है ना, जो क्या होता है Zn और प्लस Pb के मिश्रण से बना होता है। कहने का मतलब क्या है कि यह जिंक और लेड के मिश्र करके बनाया जाता है। होता क्या है कि जब ज़्यादा करेंट आता है या लघु पतन या अति भरण होता है तो उस दौरान में इसके तार क्या होता है ऑटोमेटिक टूट जाता है, गल कर क्या होता है टूट जाता है। और जो आपका घर का डिवाइस है, पंखा, कूलर, टीवी है, जो क्या होता है खराब होने से बच जाता है, खराब होने से क्या होता है बच जाता है। इसी को विद्युत फ्यूज कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से आंसर को लिखिएगा। बिजली के उपकरण की सुरक्षा के, है ना, बिजली के उपकरण की सुरक्षा करती है, ये बढ़िया बात है ना। कांच के नली, चीनी, मिट्टी या एक ही प्लास्टिक के, है ना, बैंक के उपकरण होते हैं। क्या होता है, प्लास्टिक या चीनी मिट्टी के बना होता है जिन्हें विद्युत फ्यूज कहते हैं। इसमें क्या होता है जिंक, शीशा और टीन का मिश्र धातु बना होता है ना। धारा को ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है ना। कहने का मतलब है कि इसमें परिपथ को पूरा यही करता है, जो वायर रहता है, जो जिंक, पीबी और कच्ची टीन भी रहता है, क्या रहता है, टीन भी रहता है, मिला होता है। और इसी के सहायता से क्या होता है परिपथ पूरा होता है। सीधी सीधी बात ये समझिए कि जो बिजली का उपकरण होता है, जैसे घर का पंखा, टीवी, कूलर हो गया, इससे सुरक्षित रखने के लिए, है ना, वोल्टेज ज़्यादा कम बेसी होता है लाइन में, वोल्टेज ज़्यादा या कम होने से डिवाइस क्या होता है खराब हो सकता है, जिससे सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का यूज किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। थ्री नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, है ना। तो हम लोग कभी भी अंतर लिखेंगे तो एक साइड लिखेंगे अवतल और एक साइड लिखेंगे उत्तल। कहने का मतलब है किसी में भी अंतर पूछे तो आप दीवार घेर के लिखिए, एक साइड में एक और चीज़ और दूसरा साइड में दूसरा चीज़। और अंतर के मतलब क्या होता है कि उस तरह के क्वालिटी जो एक चीज़ में हो और वही क्वालिटी दूसरा चीज़ में नहीं हो, डिफरेंट हो। जैसे हम लोग देखते हैं अंतर, देखिए अंतर क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यही बोल रहे हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके बाद खुद अपने से ही अंतर लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं, है ना, होता कैसा है। चलिए देखिए, ए है आपका अवतल दर्पण और ए है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि ऊपर से कलर किया रहता है और इसका परावर्तक सतह जो होता है, कोई भी प्रकाश आएगा तो लौट के जाएगा। इसका परावर्तक सतह क्या होता है धांसा होता है, और इसका परावर्तक सतह देख रहे हैं आप उठा हुआ, कोई भी प्रकाश आएगा तो लौट के जाएगा उठे हुए भाग से। समझ में आ रहा है आपको। तो पहला अंतर तो यहाँ पर हो गया कि अवतल दर्पण में किसका परावर्तक सतह क्या होता है धांसा होता है, पहला अंतर क्लियर हो गया।
कि इसमें परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी होती है। चलिए बढ़िया बात है। और सेम इसमें क्या लिखेंगे, इसका परावर्तक सतह उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे, इसमें परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी हुई है, कहने का मतलब उठी हुई होती है। चलिए पहला अंतर समझ में। दूसरा अंतर क्या है कि उठी हुई भाग पर पॉलिश किया हुआ, उत्तल दर्पण में ये उभरी हुए भाग पर पॉलिश किया रहता है, तो पॉलिश किया हुआ। चलिए, और इसमें क्या बोलेंगे कि धंसी हुए भाग पर पॉलिश किया रहता है। इसमें फिर तीसरे नंबर में क्या है, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, सभी तरह के बनता है, वास्तविक भी बनता है और क्या चीज बनता है, काल्पनिक भी बनता है ना। लेकिन उत्तल दर्पण में आप लोगों ने पढ़े होगा, है ना, कि किस तरह के दर्पण बनता है भाई, तो ये बनता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। तो आप समझ में आ गया आपको अंतर किस तरह से लिखना है, बस रटना नहीं, आपको ध्यान देना है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कम के चलते जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दृष्टि दोष के निवारण का सचित्र वर्णन करें या सचिन्ह वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका है ना, कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दृष्टि दोष के निवारण का सचित्र वर्णन करें। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है, दृष्टि दोष क्या होता है। चलिए मान लीजिए कि आपकी आंख है, ये क्या है, आपकी आंख है। आपकी आंख पहले से ठीक थी, लेकिन कुछ कारणवश आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ कारणवश आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको दृष्टि दोष कहेंगे। समझ में आ रहा, मान लिया आपकी आंख है, दूर जो वस्तु है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, नजदीक की वस्तु दिखाई दे रहा है, ये भी आंख में कुछ न कुछ दोष के कारण ही दिखाई दे रहा है, ये भी आपका दृष्टि दोष कहेगा। ये आपकी आंख है, भीरू की वस्तु देख रहे हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख रहे हैं, ये भी आपके आंख में क्या है, कुछ न कुछ दोष है। कहने का मतलब है आंख के देखने की जब क्षमता खत्म हो जाए, है ना, आंख की देखने की क्या हो जाए, क्षमता खत्म हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब या तो वस्तु भीरू हो, या तो वस्तु नजदीक हो, या तो वस्तु दूर हो, या तो मीडियम जगह पर हो, है ना, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता खत्म हो जाए, रेटिना पर बनने की क्षमता क्या हो जाए, खो जाए, तो ऐसी कमी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में है कि दृष्टि दोष किसको कहते हैं। बस आँख के रेटिना पर ही कोई चीज़ का प्रतिबिंब बनता है, तब उस वस्तु को हम देख पाते हैं, और इसकी क्षमता ही खो देंगे तो उसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। चलिए तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है, कैसे कैसा होता है। एक तो होगा कि आपकी ये आँख है, भीरू वस्तु है, इसको क्लीन देखिएगा, और दूर के वस्तु है वो दिखाई ना देगा, और भीरू को दिखाई देगा। चलिए पहला दोष हो गया। और इस तरह के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, है ना, इस तरह के दोष को हम लोग क्या कहते हैं बाद में देखेंगे। पहला दोष समझ में आपको क्या होगा, कि भीरू की वस्तु को दिखाई देगा और दूर की वस्तु को दिखाई ना देगा। दूसरा का क्या है, ये आपकी आंख है, दूर की वस्तु ही दिखाई देगा और भीरू की वस्तु रहेगा तो दिखाई ना देगा, ये दूसरा दोष हो गया। तीसरा दोष क्या होगा, ये आपकी आंख है, दूर रहे या भीरू रहे, आपको दोनों में से कहीं का भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंधर आदमी के लिए क्या जी, जिसका अच्छा जो अंधर रहेगा तो उसको दृष्टि निशक्त व्यक्ति कहते हैं, जो शुरू से ही अंधा रहेगा उसे दृष्टि निशक्त व्यक्ति कहते हैं, और जो शुरू से अंधा नहीं था बाद में आँख के प्रॉब्लम हुआ है तो उसी को दृष्टि दोष कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपकी आँख है, हमने बोला कि भीरू की वस्तु को नहीं दिखाई देगा, दूर की वस्तु को दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई देगा, पहला दोष हुआ।
दूसरा दोस्त में बोले कि ये जो आपकी आँख है, भीरू की वस्तु आपको दिखाई देगा और दूर की वस्तु रहेगा जो दिखाई नहीं देगा। तो भीरू की वस्तु को दिखाई दे, दूर की वस्तु दिखाई ना दे, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं? अच्छा, 3 प्रकार के होता है। दृष्टि दोष के प्रकार के होता है 3 प्रकार के। पहला है निकट दृष्टि दोष। जो दृष्टि दोष होता है वही चीज आपको साफ साफ दिखाई देता है। समझ में? याद करने का तरीका बता रहे हैं। निकट दृष्टि दोष कहीं कुछ भी नहीं बताया जाएगा, ट्रिक है ना, ये ट्रिक बता रहे हैं किस तरह से आप याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष है बहुत मने अभी तो याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में लोग भुला जाते हैं, तभी बता रहे हैं किस तरह का ट्रिक है। निकट दृष्टि दोष बोल रहा है तो निकट बोल दिया दृष्टि दोष, तो निकट की ही वस्तु दिखाई देगा। वैसा दोष है ना, या किस दोष में या किसी भी दोष में क्या होता है, नेत्र निकट की वस्तु को देख सकता है, भीरू की वस्तु को देखेगा। निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की ही वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? उससे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन सभी के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। क्या होता है? कारण होता है। आप धरती पे आए हैं उसके पीछे भी कुछ कारण है, आप धरती से चल जाएंगे उसके पीछे भी कुछ कारण है, आपकी शादी होगी उसके पीछे भी कारण है। जितना भी दुनिया में हो रहा है सबके पीछे कुछ न कुछ कारण ही है ना। आप एग्ज़ाम दीजिएगा 10th का, उसके पीछे भी कारण है। या तो आपको बढ़िया मार्क्स लेके आने के पीछे भी कारण क्या है कि आप 10,000 के फिराक में होंगे, या तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ पढ़ने वाली जो है वो पास हो जाएगी और हम फेल हो जाएंगे, तो उसके लिए पढ़ रहे होंगे, या तो कोई घर के प्रेशर के चलते पढ़ रहे होंगे। सबके पीछे क्या है? कुछ न कुछ कारण है। तो इसके पीछे भी कारण है। क्या है? कारण है। पहला कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक तुम्हारा इस तरह से और लंबा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। दूसरा कारण क्या है भैया? नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस जो है, लेंस जो इसमें टंगा होता है, उत्तल लेंस, समझ में आ रहा है आपको? उत्तल लेंस टंगा होता है। नेत्र के नामांकन चित्र देखिएगा तो उसमें क्या होता है? टंगा होता है। तो एक आँच होता है इतना हाथी मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, है ना, जिसके वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक, चलिए इसके उपचार क्या है भैया, देखेंगे कि किस वजह से इसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो नेत्र पर अपसारी लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। क्या कह रहा है उपचार में कि नेत्र पर अपसारी लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। अपसारी लेंस वाला चश्मा ना समझ में आ रहा है? अपसारी लेंस वाला चश्मा कहने का मतलब है अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। पहले रुकिए, इसको है ना अचर कचर को मिटाते हैं। कहने का मतलब अपसारी लेंस कहने का मतलब क्या है? अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है भाई? आप रट लीजिए, अवतल लेंस वाला लगा चश्मा आप यूज करिएगा तो आपको दिखाई देने लगेगा, ये दृष्टि दोष क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इतना लिखने ही पड़ेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से देखिए, अभी को लिखना ही पड़ेगा। चलिए अच्छा एक ट्रिक बताते हैं। निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूसरा का नंबर आता है दूर दृष्टि दोष, उसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएंगे, है ना। तो जिसके चलते से एक ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं? ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? देखिए इसमें कितना अक्षर लिखा हुआ है? 3 अक्षर लिखा हुआ, और दूर दृष्टि दोष में क्या अक्षर लिखा रहता है? 2 ही अक्षर लिखा रहता है। तो जे ज़्यादा अक्षर में लिखे रहेगा उसका ज़्यादा अक्षर वाला लेंस का यूज होगा, और जो कम लिखा रहेगा वो कम अक्षर वाला लेंस का यूज होगा। कहने का मतलब है दूर 2 अक्षर का है ना। तो और उत्तल और अवतल यही 2 होता है, तो और उत्तल लेंस का यूज होगा कम अक्षर वाला, और ज़्यादा अक्षर में जो निकट लिखल है ज़्यादा अक्षर वाला लेंस का यूज होगा। समझ में आ रहा है आपको? बस तो कुछ इस तरह का ट्रिक याद रखिएगा, नहीं तो आते क्वेश्चन भी लोग भुला जाते हैं, है ना।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना, दूसरका में है दूरदृष्टि दोष। क्या भैया? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष हम पहले ही बता दिए कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूर की वस्तु क्लीन दिखाई देगा, स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु है ना निकट 25 सेंटीमीटर पर ये वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है भैया? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ रहा है आपको? दूसरा कारण क्या चाहिए? नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, इसका उपचार का चाहिए। तो अभिसारी लेंस वाला चश्मा, अभिसारी लेंस बोले तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस वाला चश्मा। तो याद रखिएगा, इसका ही नाम उत्तल लेंस है। आगे क्वेश्चन मिलेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस ही क्यों कहा जाता है ना। चलिए, तो आपको क्वेश्चन में था कि आप कितना बताएं, आप एक का वर्णन कर, है ना। क्वेश्चन में क्या था कि दृष्टि दोष से किसी एक दृष्टि दोष के निवारण अवधि का वर्णन कर रहे हैं। हम 2 दृष्टि दोष के बारे में बता दिए, आप किसी एक के बारे में लिख लीजिएगा, है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। बोल रहा है ए मीटर और वोल्ट मीटर। ए मीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? सभी क्वेश्चन VVI ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। आपको फिजिक्स के इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः, कहने का मतलब है ए मीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। कौन क्रम? समांतर क्रम। समांतर क्रम में ही जोड़ा कहा जाता है। इसके पीछे का कारण बताएं, इसके पीछे का कुछ बताएं, कारण बताएं। तो देखिए ध्यान से, है ना। ए मीटर धारा मापने की उक्ति आपको पता है। ए मीटर क्या करता है? धारा मापता है, और इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम देगा। बोलता है मीटर को निम्नलिखित में से किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो किसमें बोलेगा? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में, ताकि कुल धारा इससे प्रभावित हो सके, है ना, होकर प्रवाहित हो। इसका प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण विद्युत धारा का परिमाण नहीं बदलता। क्या होता है कि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसके कारण परिमाण क्या होता है? नहीं बदलता है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की विभव की मापने की युक्ति है, अतः इसे उन 2 बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है? परिपथ में नगण्य धारा लेता है। कहने का मतलब है, इसको समांतर क्रम में जोड़ देने से क्या होता है कि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? परिपथ में धारा नगण्य के बारे में जाता है, और बढ़िया से वोल्ट मीटर को रीडिंग कर पाता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? कहने का मतलब है कि वाहन देखें, वाहन, ये तुम्हारा वाहन है, ये तुम्हारा क्या वाहन है ना, जिसमें आप शादी करके दुल्हनिया को ले आइएगा बैठा के, ये वाहन है। इसमें ऐनक लगा रहता है, जो कह रहा है कि पश्च दृश्य। कौन दृश्य? पश्च दृश्य। कहने का मतलब पीछे के आदमी को देखना, पीछे के आदमी को देखना। वरीयता क्यों देती है? मतलब कि क्या कारण है कि पीछे देखने के ही अथी में यूज किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, कारण क्या है। तुम्हारा उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। आप लोगों को पता है कि दर्पण क्या होता है? जिसमें क्या होता है? शक्ल को देखा जाता है, किस तरह के लग रहे हैं, है ना। तो इस भी दर्पण को शक्ल देखा जाता है, गाड़ी के पीछे वाले क्षेत्र को। अच्छा, तो इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि बड़ा क्षेत्र को छोटा सा ऐनक में ही दिखा देता है।
पूरा बड़ा क्षेत्र पीछे के छोटा सा ऐनक में दिखा देता है, जिसके कारण क्या होता है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है ना, किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान से देखिए। वाहन जैसे मोटरसाइकिल हो गया, मोटर कार होगा, स्कूटर है ना, कोई भी वाहन है, उत्तल दर्पण को पथ दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। कहा भैया, दो कारण। पहला कारण क्या, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कोई भी वस्तु रहे, टेढ़े नंगर फुड़े, क्या बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना। दूसरा कारण क्या है कि विस्तृत दृष्टि क्षेत्र को छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा क्षेत्र पीछे का रहेगा, वो छोटा सा क्षेत्र बना देता है, जिसके कारण क्या करते हैं हम लोग, पथ दृश्य के रूप में यूज करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तु को नहीं देख पाता। आपका जो आँख है, क्या है, आँख है, अगर यहाँ पर रखा जाए, यानी 25 सेंटीमीटर यहाँ पर है और यहाँ पर रखा जाए, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 25, और यहाँ पर रखा जाए तो आप नहीं देख सकते। हम चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आँख में सटा के बुक पढ़िएगा तो उस पर लिखा हुआ चीज़ पता नहीं चलेगा कि क्या क्या लिखा हुआ। तो वही बोल रहा है कि अगर 25 सेंटीमीटर से कम के रखिएगा तो आप नहीं देख सकते। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं देख सकते, तो ध्यान से देखिएगा। नेत्र लेंस अपनी क्षमता और गुणों के कारण फोकस दूरी के कुछ सीमा तक बदलता है, किंतु एक निश्चित सीमा के नीचे तक फोकस दूरी को यह नहीं बदलता। इसकी भी एक सीमा है, आँख की क्षमता का क्या है, सीमा है, जितना तक के बदल सकता है। तो निकटतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम का चीज अनंत तक का। अधिकतम कहाँ तक के, अनंत तक के। कहने का मतलब कि जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस तरह से बदलाव करता है। इसलिए क्या होता है, सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। समझ में आया आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। विद्युत धारा आपको परिभाषा और एसआई मात्रक लिखने के लिए देगा कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं विद्युत धारा किसको कहते हैं। क्यू, क्यू के मतलब आवेश, क्यू के मतलब क्या हुआ, आवेश। आवेश को, है ना, अगर प्रवाह किया जाएगा, है ना, इकाई समय में, कौन समय में, इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। कैसे से, आई से सूचित किया जाता है। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। इसका एसआई मात्रा पूछेगा तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा खत्म। समझ में, इकाई समय में आवेश की प्रवाह की दर को, या कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। इसका एसआई मात्रा पूछेगा, क्या पूछेगा, एसआई यूनिट, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ए से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया, विद्युत धारा खत्म। अब हम लोग देखते हैं विद्युत विभव। क्या देखते हैं, विद्युत विभव क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई आवेश Q रखा हुआ है। क्या रखा हुआ, Q आवेश को अनंत से खींचकर, कहाँ से, ए अनंत बिंदु पर, अनंत से खींच के किसी बिंदु A B C कहीं भी, है ना, अनंत से खींचकर, Q आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक ले आने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य बोले तो W। तो किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अनंत से किसी आवेश को खींचकर किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं।
विद्युत क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। समझ में आया आपको। अब हम लोग देखते हैं विभवांतर भी यही है। क्या होता है कि दो विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। दो विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। जैसे हम लोग देखे थे VAB इक्वल टू VB माइनस VA, यही विभवांतर है। एक बिंदु के विभव और दूसरा बिंदु के विभव को हम लोग घटा देंगे तो वही क्या होता है, विभवांतर होता है। आवेश अभी देखे, कोई आवेश है इसे इधर उधर ले जाया जाता है, इसकी सहायता है ना ली जाती है। और सामात्रक हम लोग देखे विभव है ना, विभव और विभवांतर दोनों का सामात्रक एक ही होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, जिसे V से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, V से सूचित किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आपको, तो आप रटिए मत, दिमाग में रखिए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस का कारण है जिसके वजह से कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, उत्तर में देखिएगा ध्यान से। उत्तल लेंस है ना, यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। आने के बाद क्या करता है, एक बिंदु पर ही मिला देता है, एक बिंदु पर मिला देता है। अब आप लोग पढ़े होंगे किरण पुंज में, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो अभिसारी यही होता था कि फैलती जा रही है किरण और एक बिंदु पर आके मिलेगी तो उसे कच्ची कहते हैं, अभिसारी। सेम काम होता है उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस है, आएगी किरण, आने के बाद क्या होगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी। यानी प्रकाश की किरणों के अभिसारित करता है, जिसके कारण क्या कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। बात समझ में। और अवतल लेंस क्या करता है, अपसरित करता है। क्या करता है, अपसरित। कहने का मतलब है एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, अपसरित। चलिए बात समझ में आ रहा है आपको। लिखिए, इतना ही लिखिए, आपको कड़का के नंबर देगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर वाला तो आप लिखिए दीवार घेर कर ही, हम ऐसे लिख दिए है ना, आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है दिशा के समय के साथ सब बदलते रहता है। प्रत्यावर्ती धारा के जो मान होता है, मान और दिशा जो होता है समय के साथ क्या होता है, बदलता है। यह आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है और यह चालक के सतह पर प्रभावित होता है। कुछ भी नहीं समझ में आपको। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी करंट कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। समझ में आपको। जो लाइन वाला जो है, लाइन को ही हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और जो आप बैटरी यूज करते हैं उसको कहते हैं दिष्ट धारा। बैटरी से धारा आता है, लेकिन कैसा आता है, दिष्ट धारा, और इससे आता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सब है, क्या होता है, समय के साथ बदलता है और आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है पानी के थ्रू, है ना। और क्या होता है, डीसी में भी बदला जा सकता है, और डीसी के अपेक्षा क्या होता है, अधिक घातक होता है। डीसी के आप हाथ में धर के रखिए, ले रहिएगा तार के, लेकिन लाइन वाला तार आप रखिएगा वही में रह जाइएगा। समझ रहे हैं आपको। चलिए तब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दिष्ट धारा के बारे में हम लोग देख लेते हैं ना, क्या होता है। तो यह दिष्ट धारा केवल परिमाण बदलता है, उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। सौर प्लेट से लगाओ इन उसके बाद क्या होता है, डायनामो इस सब से चार्ज किया जाता है, और एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। उसके लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, मशीन रखा जाता है ना, तो कठिनाई का सामना किया जाता है। बहुत तरह की होती है बात। और एसी के अपेक्षा कम घातक होता है, बहुत कम ही घातक होता है ना। लाइन जोड़ते डीसी हैं, बैटरी के लाइन जोड़े हुए भी जीभ से छील सकते हैं दांत से आसानी से, और ये अंदर से प्रवाह होता है, बाहर से प्रवाह नहीं होता है। उसमें हम लोग देखे थे कच्ची होता है, बाहर से प्रवाह होता है ना।
चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। कह रहा है भैया ध्यान से देखिएगा, सारा के सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के अपेक्षा काला क्यों दिखा देता। हम लोग आकाश देखते हैं तो नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला। अब देखिएगा तो कैसा दिखाई देता है? नीला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है तो उसे नीला के वजह काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला। इसका कारण क्या है कि उससे क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि नीले देखने के कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन है। कहने का मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें क्या दिखाई देता है? नीला। और अंतरिक्ष में आकाश की है ना, आकाश की बहुत ऊंचाई होती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है? वायुमंडल नहीं होता। आप लोग जान रहे होंगे कि 1000 किलोमीटर तक ही आपका वायुमंडल फैला हुआ, और 1000 से ऊपर जाइएगा तो वायुमंडल है ही नहीं। तो वायुमंडल ना होता है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन ना होगा। अब वायुमंडलीय अपवर्तन ना होगा, साथ में प्रकीर्णन ना हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लैक दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। बोल रहा है प्रिज्म से होकर, किससे होकर? प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकन किरण आरेख खींचे। तो देखिए ध्यान से, हम लोग मान लेते हैं ए प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। यहाँ से श्वेत प्रकाश है। कौन प्रकाश? श्वेत प्रकाश। कहने का मतलब है वाइट प्रकाश, सूर्योला प्रकाश, है ना। आने के बाद क्या होता है ना, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बस 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, इसका नाम लिखेंगे, दिस इज ए आंसर। क्या लिखेंगे? ऊपर लाल होता है ना। हम बता दे रहे आपको ट्रिक, है ना। बैजानी बैजानी ह पिनाला ट्रिक इसका होता है बैजानी, है ना। बैजानी इसका मतलब बैगनी होता है। शुरू वाला यहाँ वाला क्या होगा? बैगनी कलर होगा। फिर सेकंड नंबर में जामुनी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नीला लिखेंगे, यहाँ पर हरा लिखेंगे, यहाँ पर पीला लिखेंगे, यहाँ पर नारंगी लिखेंगे, और सबसे ऊपर क्या होगा? लाल होगा। तो ये आपका ट्रिक है, कहीं नहीं बताया जाएगा। आप लिख लीजिए और इसको पारिए। श्वेत प्रकाश लिखिए, ये सब कलर के नाम रखिए, इसको प्रिज्म लिखिए। आपका दिस का हो गया, आंसर हो गया। समझ में आपको? चलिए तो उतना आपका काम है ना, आप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी पूछेगा 2025 में, है ना। पूछेगा तो उसके बाद बोलिएगा भैया देख लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, पूछ तो दिया। हम बोल रहे हैं पूछेगा, है ना। बाद में बोलिएगा कि बहुत बोलता है, पूछेगा, बोला तो पूछ ही दीजिए, लगता है कि कंसल्ट है बिहार बोर्ड से। ऐसी बात नहीं है, जो हम बोल दिए वो होगा, टेंशन लेने की बात ना। तो किस सिद्धांत पर काम करता है ना, तो कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान से देखिए, कुंडली पर एक बल जुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को अपने अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है। पर चित्र आप देखिएगा विद्युत, है ना, तो चित्र देखिएगा, उसमें पता चलेगा कि एक कुंडली होता है जिसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्या होता है? क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? बल काम करता है। विद्युत धारा भेजने पर बल काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमने लगता है ना। उसी को काची कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं ना, विद्युत मोटर कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछता है कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि अपने अक्ष पर घूमेगा। कहने का मतलब क्या होता है? विद्युत मोटर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी विद्युत मोटर ही तो पूछा है कि सिद्धांत क्या है, लेकिन कभी काल पूछता है कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं।
तो विद्युत मोटर क्या होता है, देखिए मोटर और एक जनरेटर, मोटर होगा जी जनरेटर, जिसको जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। आपको बुक में जनित्र और उसको मोटर लिखा मिलेगा विद्युत करके, क्या करके, विद्युत। तो ध्यान से देखिएगा, मोटर कहने का मतलब है जो आप पानी चलाते हैं वही मोटर है, और जनित्र कहने का मतलब जनरेटर, जो शादी ब्याह में करेंट के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। तो मोटर कैसे चलता है, इसको करंट चाहिए, विद्युत धारा चाहिए, तब भी ये पानी देगा। इसका मतलब विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। वैसा यंत्र जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। जनरेटर क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। वैसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तभी ना हमको विद्युत मिलेगा, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। समझ में आया आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तारों क्यों टिमटिमाते हैं। आकाश में देखे होंगे आप लोग, है ना, कि तारा टिमटिम करते रहता है, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि तारा क्या होता है, टिमटिमाता। इसका कारण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तारा तो बहुत दूर होता है, इसलिए प्रकाश के बिंदु स्रोत के निकट है। तारों से आने वाले प्रकाश किरणें का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। ऊपर से आता है प्रकाश तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बदलता रहता है। कहने का मतलब है कभी जाता है तो सघन माध्यम मिलता है, कहीं विरल माध्यम। कहने का मतलब है कहीं वायुमंडल है, कहीं वायुमंडल नहीं, कभी घनी वायुमंडल है ना। तब बदलते रहता है। बदलने के कारण क्या होता है, तारे को आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। जो आभासी स्थिति होती है उसके विचलित होती रहती है, इधर उधर हटती रहती है, तो आंख पर प्रकाश आवरने से पता चलता है कि वह झिलमिल झिलमिल कर रही है, जिसके कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। क्या होती है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। समझ में आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन। ये अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या आपका, नाभिकीय संलयन, और इससे अगला मिलेगा नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब क्या होता है, जुटना। दो गो नाभिक है, क्या होगा, जुट के बड़ा नाभिक बनाएगा। दो गो नाभिक, दो हल्के नाभिक जुट के बड़ा नाभिक बनाएगा, तो इसको नाभिकीय संलयन कहेंगे। बात समझ में। क्वेश्चन कभी कल पूछ देता है कि नाभिकीय संलयन किस पर आधारित है ना। से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समस्थानिक हीलियम नाभिक बनाने के लिए किया जाता है। हीलियम नाभिक जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक बनाता है। समझ में। दो हल्के नाभिक जुड़ने से क्या होता है ना, जुड़ते हैं तो ओकरे का कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। समझ में। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। अब मिलेगा लेकिन बता दे रहे हैं, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, बड़ा नाभिक रहेगा और यह टूट के दो छोटे छोटे या दो से अधिक भी नाभिक के निर्माण करेगा, तो उसके नाभिकीय विखंडन कहते हैं। बात समझ में आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर में क्या कहता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या सकते हैं, तो आप विद्युत मोटर के बारे में अगर बढ़िया सब जानकारी लिए होंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिएगा, है ना। क्या है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कोई भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें विद्युत धारा भी प्रेरित होता है। कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस पर आधारित यह यंत्र विद्युत जनित्र कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण समझ में आपको क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं ना। कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कुंडली रहता है जिसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने से क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा प्रेरित होता है, जिसे चुंबकीय प्रेरण हम लोग कहते हैं। बात समझ में आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर। क्या कह रहा है,
एम्पियर की परिभाषा दें, है कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। एम्पियर आपको पता चल रहा है क्या, विद्युत धारा का SI मात्रक है, विद्युत धारा का SI मात्रक है। हम लोग बताए थे आवेश के प्रवाह की दर I बराबर Q/T, आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो एम्पी कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, तो एम्पियर इसी का मात्रक होता है। तो सेम इसी को कहेंगे कि वायर है, वायर, तो इसका कुछ क्षेत्र होगा, तो इसको अनुप्रस्थ काट कहेंगे। तो अनुप्रस्थ काट से क्या होगा कि 1 सेकेंड में 1 कूलम के आवेश पार करेगा, तो इसको एम्पियर या 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। देखो, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है, तो उस काट से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता को 1 एम्पियर कहा जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन दे देता है, तो 1 एम्पियर बराबर आप टिक मारिएगा 1Q/1 सेकेंड। और Q के SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, तो 1C/1 सेकेंड, इसमें आपको टिक मारना होगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, क्या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। तो हम लोग पिछले के क्वेश्चन में प्रिज्म के बारे में बताए थे, श्वेत प्रकाश आके क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। तो इसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोले, श्वेत प्रकाश आएगा, प्रिज्म से होकर 7 रंगों में विभक्त होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। खत्म। उसके बाद कह रहे हैं इंद्रधनुष की व्याख्या कर रहे थे। क्या होता है, बादल है, क्या है, क्लाउड, बादल। बादल में क्या होता है, बूंदे टपकती है, धीरे धीरे टपक रही है बूंद में, तो क्या होगा कि प्रकाश से क्या, प्रकाश के आवेश से क्या होगा, प्रकाश के आने से क्या होगा, प्रकाश के विक्षेपण होगा, है ना। विक्षेपण होने से क्या होगा, जिस तरह से प्रिज्म में 7 रंगों में विभक्त होता है, इसी तरह से बूंद में क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे इंद्रधनुष हम लोग कहते हैं, है ना। तो इसकी व्याख्या इस तरह से कर देना, लिख देना कि किस तरह बनता है, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना। देखिए, नाभिकीय विखंडन है, आप लोग को पहले ही हम लोग बता दिए थे नाभिकीय विखंडन क्या होता। एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के हल्के नाभिक में टूटेगा, तो उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हल्के नाभिक में विभाजित हो, जब किसी परमाणु के नाभिक नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा हल्के नाभिक में विभाजित होता है ना, बड़ा नाभिक हल्के में विभाजित होगा। आप इसको भी लिख सकते हैं और ये भी लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस प्रक्रिया में नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यह 6 रेडियोधर्मी द्वारा प्राकृतिक स्वतः स्फूर्ति विभाजन हो सकता है, या हाँ वास्तव में हो सकता है, अपने से भी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होता। बस आप लिखिए कि एक भारी नाभिक टूट कर 2 हल्के नाभिक में बदलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ही लगता है क्या, है ना। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखें। आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्या है, 2 उपयोग का हम 3-4 उपयोग लिखते हैं, है ना। पहला क्या, वाहन के हेडलाइट में, दूसरा दांत का नाक चेक करने में, सौर भट्ठी में यूज किया जाता है, समझ में रहा। और मोछ दाढ़ी में भी यूज किया जाता है, कैसे में, दाढ़ी बनाने में। तो आप लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फेमस क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने वाला। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किसको बोलिएगा, अवतल दर्पण। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना। लास्ट ही क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, कारण देने के लिए बोल रहा है। जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है या ना है ना, ये कारण देने के लिए बोल रहा है। बात समझ में आ रहा, चलिए ध्यान से देखिएगा, है कि ना। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले समझेंगे जीवाश्म ईंधन क्या होता है, फिर समझेंगे कि नवीकरणीय क्या होता है, इसके बाद पता चलेगा कि हाँ भैया जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है क्या ना।
तो जीवाश्म ईंधन कहा जाता है कोयला पेट्रोलियम जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को पृथ्वी के अंदर दब जाता है, तो हजारों करोड़ों लाखों वर्ष के बाद क्या होता है, जीवाश्म ईंधन बनता है, बोले तो कोयला पेट्रोल बनता है। समझ में आ रहा है। और नवीकरणीय क्या होता है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा भी यूज कर सकते हैं, बोलने की ख़त्म नहीं होगा, यूज करने से क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कोयला पेट्रोल को तेज़ी से यूज किया जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्या है, सीमित है ना। तब पपड़ी है ना, ध्यान से देखिएगा, जीवाश्म ईंधन पृथ्वी के पपड़ी से प्राप्त होती है। पपड़ी कहने का मतलब भूपर्पट्टी से प्राप्त होती है, क्योंकि यह मृत पौधे के जानवरों के अवशेष हैं। सही बात है, कोयला पेट्रोल के समान होता है ना, आसानी से उपलब्ध है, बहुत बड़ी बात। ये ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, गैर नवीकरणीय कर सकते हैं, है ना, या गैर परंपरागत स्रोत कर सकते हैं। इनकी भरपाई नहीं की जा सकती है, जबकि सौर ऊर्जा को प्रचुर मात्रा में भरपाई की जा सकती है। सौर ऊर्जा रहेगा तो कितना यूज कीजिएगा सूर्य भगवान के प्रकाश, है ना, तो जिसकी वजह से इसे नवीकरणीय नहीं कहा जाएगा। लास्ट में लिखेंगे जिसके कारण इसे नवीकरणीय नवीकरणीय नहीं कहा जा सकता। समझ में। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, है ना। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इस सारे क्वेश्चन करके चल जाइए, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।